नमस्कार बच्चों। नाउ वी आर स्टार्टिंग द वीडियो नंबर 2, chemical kinetics, in which we are studying about the factor affecting rate of the reactions. अब तक आपने समझा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट की क्या भूमिका है, प्रोडक्ट की क्या क्या रहेगा, इसका किस तरीके से रेट लिखेंगे और रेट लो से रिलेटेड बात। अब हम बात करेंगे कि विच टाइप ऑफ फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शंस। फर्स्ट वन, नेचर एंड स्टेट। दो अलग अलग चीज़ है, एक तो नेचर है और एक स्टेट है। इन सबको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। नेचर एंड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। ओके, नीचे भी देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट मीन्स हमारी जो रिएक्शन हो रही है मेन डिपेंड ही करती है रिएक्टेंट पे। अगर रिएक्टेंट अगर सही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। प्रोडक्ट तो हमारे जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब प्रोडक्ट बनता है, या मतलब रिएक्शन जो स्टार्ट हो जाती है तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है। इट मीन्स सब चीज़ें डिपेंड करती हैं यहाँ रिएक्टेंट पे। नेचर भी इसी का, स्टेट भी इसी की और कंसंट्रेशन भी इसी का। या हम टेम्परेचर और कैटलिस्ट पढ़ेंगे, वो भी इसी पर इफेक्ट करते हैं। टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट रिएक्टेंट पर होगा तभी रिएक्शन होगी। इट मीन्स हर चीज़ जगह रिएक्टेंट की बात होगी, प्रोडक्ट तो उसके बाद में होने वाला, उसके बाद में जैसे कंप्लीशन के बाद में वो प्रोडक्ट गेन होगा। फर्स्ट वन देखिए, हमारे पास में गाड़ियां हैं, गाड़ियों का हम कोलिजन कर रहे हैं, ठीक है ना। कोलिजन जो हो रहा है उसका तीन तरह का कोलिजन है। फर्स्ट वन, एकदम आ रहा है स्लोली, बस आके टच हो गई दो गाड़ियाँ, कोई डैमेज होगा क्या? अगर ये स्लो स्पीड में है, ये स्लो स्पीड में है, तो कोई डैमेज नहीं होगा, केवल सिंपल सा एक हल्का सा जर्क लगेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से स्पीड ज़्यादा होगी तब तब तो ज़बरदस्त तरीके से आपके उसमें कोलिजन होगा, उसके बाद में टूट फूट भी ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। तीसरी चीज़ है कि हेड टू हेड, मतलब एक तो जैसे गाड़ी आ रही है यूँ, एक गाड़ी आ रही है यूँ, हल्की से आते आते जैसे यहाँ पे आने के बाद में गाड़ी इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, इसमें हल्का सा जर्किंग हुए। इट मीन्स ये कोई खास अच्छी रिएक्शन नहीं है। इसका मतलब जब अगर आपको गाड़ियों के बारे में पता है और इसका एक्सीडेंट के पता है तो आप देखा हेड टू हेड जो कोलिजन होता है उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है। और अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये डैमेज का मतलब है कि मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल या एटम का रिएक्शन होने के बाद में अगर ये हेड टू हेड होगा तभी ये आराम से जल्दी से रिएक्ट करेगा और नया प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे यहाँ कोलिजन का मतलब ये है कि अच्छा रिएक्टेंट अच्छा कोलाइड करने वाला हो और हेड टू हेड हो। इसको ही हम डिटेल में पढ़ेंगे लॉन्ग। सबसे पहले देखिए आप, सोडियम और कैल्शियम दोनों को मैंने पानी में डाला। सोडियम पानी में जैसे हम डालते हैं आप देखिए तुरंत वो तो एकदम मतलब यूँ बबलिंग करने लगता है, डांसिंग करने लगता है, और उसके बाद में थोड़ा गर्म हो जाता है। और डालिएगा, ज़्यादा गर्म होगा, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचेगा, उसके बाद बर्न होने लगता है। और बर्न होकर क्या देगा? हाइड्रोजन गैस देगा। ये प्रैक्टिकली मैंने दिया है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हाइड्रोजन गैस देता है और बर्निंग करके उसमें फ्लेम आती है, इतना गर्म हो जाता है कि फ्लेम की तरह से जलने लगता है। कितना फास्ट है कि डालते ही वो करने लगता है। इसी तरीके से कैल्शियम, ये भी हाइड्रोजन वाटर से रिएक्ट करता है, बनाएगा ये बेस, बट और हाइड्रोजन भी देगा पर इतना जल्दी नहीं देगा जितना कि सोडियम दे रहा है। तो सोडियम की रिएक्शन वेरी फास्ट, ये मॉडरेट स्पीड है कैल्शियम की। इसका मतलब नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, हम एक दो तरह के प्रोडक्ट ले रहे हैं मेटल, दोनों की रिएक्शन अलग अलग होगी। इसका मतलब रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करेगा कि रिएक्शन फास्ट होगी या स्लो होगी या किस एक्सटेंट तक होगी। सिंपल। अब मैंने कहा कि देखिए, अब एक हमको आयरन से रिएक्ट करवानी, जैसे मैंने एक रिएक्शन बता रहा हूँ उसमें आयरन से मुझे रिएक्ट करानी। मेरे पास रिएक्टेंट के रूप में दो प्रोडक्ट है, एक आयरन की नेल है और एक आयरन का ही इस तरीके से इसको ग्राइंड करके इसको मतलब यूँ सिंपल सा वो पाउडर फॉर्म में लाए। ये भी आयरन है Fe और ये भी आयरन है, बट ये सॉलिड फॉर्म में है, कॉम्पैक्ट तरीके से बंधा हुआ। ये ये एकदम क्या है, इसको थोड़ा पीस दिया गया है, इसके सरफेस एरिया इसको बढ़ा दिया गया है, ये समझ लीजिए आप। और सरफेस एरिया बढ़ने से होता क्या है, एरिया जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट जो दूसरा जिसको रिएक्शन करनी है उसको वो सरफेस एरिया कम लगेगा, तो यहाँ रिएक्शन होगी लेस।
यहाँ सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो आप देखिएगा कि इसके आसपास सरफेस एरिया बढ़ा तो रिएक्टेंट भी ज़्यादा कांटेक्ट में आएंगे, उस केस में आप देखना इसकी रिएक्शन फास्ट होगी। ठीक है ना। ये बात कैसे पता पड़ी, जब आपने करके देखी कि मैंने आयरन प्लस HCl डाला, उसमें FeCl3 और H2 गैस बनेगा, लेकिन जो आयरन नेल है उसकी रिएक्शन मोर मतलब आयरन नेल की स्लो में होगी और जो पाउडर फॉर्म में होगा वो फास्ट होगा। ये एक्सपेरिमेंटल देखा गया है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो आयरन और HCl की रिएक्शन हुई उसमें से आपको स्टेट ऑफ द मैटर, स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट का भी उसमें फ़र्क पड़ता है। यहाँ हमने क्या किया, स्टेट चेंज की। इसको आपने दोनों ही सॉलिड है, मान लिया कि दोनों सॉलिड है, बट स्टेट चेंज है, ये थोड़ा सा सॉलिड है, ये पिसा हुआ है, तो स्टेट चेंज करने से रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज हो गई है। हाइड्रोजन गैस किस में जल्दी लिबरेट होगी, पाउडर फॉर्म में जल्दी लिबरेट हो, ठीक है ना। और FeCl3 किस में जल्दी बनेगा, तो पाउडर फॉर्म में। किस में स्लोली बनेगा, तो नेल फॉर्म में, या इसमें सरफेस एरिया कम है इस कारण से इसमें कम हुआ। इसी तरीके से हमने सॉलिड की बात की, तो सॉलिड में होता क्या है, तो ये इसमें होता क्या है, ये पार्टिकल्स होते हैं बहुत पास पास कॉम्पैक्टली बाउंडेड रहते हैं, इसका वाइब्रेशन मूवमेंट बिल्कुल नहीं रहता है या बहुत 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 कम रहता है। अब जब कम रहेगा तो ये पहले इनके बॉन्ड ही कितने मजबूत है, आपस में बॉन्ड बहुत मजबूत है, ये ब्रेक होंगे जब एटम अब जब अलग होगा तभी तो किसी और एटम से, मान लो कि इस एटम से उसकी दोस्ती करनी है, तो पहले वहाँ पे जाएगी, सही मूवमेंट तो हो। काइनेटिक्स जो पढ़ रहे हैं इसमें मूवमेंट की तो बात पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये अगर फ्री नहीं होगा तो मूव कैसे करेगा, मूव नहीं करेगा तो वहाँ जाके दूसरे रिएक्टेंट से कैसे मिलेगा, तब प्रोडक्ट बनेगा। तो ऐसा जो फ्रीडम होता है ये सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ देखिए, स्लो सॉलिड का अगर लेंगे तो वो स्लो होगा, गैस लेंगे तो फास्ट होगा, क्यों, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा है, इस केस में काइनेटिक एनर्जी इनके पास ज़्यादा है, जल्दी जल्दी मूवमेंट करते हुए सब तरफ घूमेंगे, जब किसी और के संपर्क में जल्दी आएंगे तो रिएक्शन भी फास्ट होगी। इसीलिए गैस फेज में रिएक्शन फास्ट होती है और सॉलिड फेज में स्लोली होती है, ठीक है। इसका मतलब स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट का फ़र्क पड़ रहा है। अब आप बोलेंगे कि नहीं आप सोडियम से करवाइए, मैंने सोडियम को एक तो लिया सॉलिड फेज में और ये सॉलिड लिया मैंने गैस फेज में। अब एक और बात, दोनों सोडियम है बट एक सॉलिड है और गैस है, अब आप रिएक्शन करके देख लीजिए। दूसरा रिएक्टेंट ये भी गैस फॉर्म है, गैस फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यहाँ पर इक्वल कंडीशन रखी, बस यही चेंज की कि ये सॉलिड है और ये गैस है। अब आप उसके बाद में देखा है कि इसमें दोनों में सोडियम आयोडाइड बन रहा है, बट जो सॉलिड फेज में है इसमें टाइम बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। इस केस में गैस फेज में फटाफट रिएक्शन कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है और फटाफट बन रहा है। इसका मतलब इस वाली केस में रिएक्शन बहुत फास्ट होगी गैस फेज में, ये साफ साफ लिख भी रखा है कि गैस फेज में रिएक्शन बहुत फास्ट है, ठीक है ना। और जो सॉलिड में है वो स्लो है। इसका कारण समझ में आएगी आपको, रिएक्शन करने के लिए रिएक्टेंट के जो रिएक्टेंट है उनके एटम्स के बीच में ब्रेक होगा बॉन्ड, तभी वो प्रोडक्ट बनने के लायक होंगे। अगर वो ब्रेक नहीं है इसका मतलब प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल थर्ड सेकंड वन देखिए, ये एक चीज़ कंप्लीट होगी, एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर अब शुरू हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जैसे मान लो कि मैंने कहा कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, मतलब जब रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक में हमने यहाँ पे रखा है अपने 5 मोल्स, ठीक है ना, 5 और 5 मोल्स, इस तरीके से दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स रखे। यहाँ हमने एक का रखा 5 मोल, दूसरे का रखा मैंने 2 मोल्स, तो यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है वो पूरा, ये भी पूरा कंज्यूम होगा, ये भी, क्योंकि 1:1 का रेशियो है ना। मान लो वन मॉलिक्यूल, जैसे फॉर कोई भी एग्जांपल हो जिसमें 1:1 वाला रेशियो है, तो ये कम्प्लीटली दोनों यूज़ होगा और उस अकॉर्डिंग मान ली कि इसमें 10 मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है ना। सब काम में आ रहा है, ये भी बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा और 10 कंप्लीट भी हो जाएगा, क्यों, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट मतलब अच्छी क्वांटिटी में। पर यहाँ क्या होगा, इसके 2 है और इसके 2 है तो लिमिटिंग फैक्टर काम आएगा, ये तो जीरो हो जाएगा पर ये 3 बच जाएगा और प्रोडक्ट उस अकॉर्डिंग कम बनेगा, मतलब 3 के आसपास बनेगा। मतलब इस अकॉर्डिंग कितना होगा, 2 ही बनेगा,
प्रोडक्ट कितना बनेगा, 2 और 2 इंटू 2 इसका बनेगा तो 4 बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ 10 मोल्स प्रोडक्ट बने, यहाँ 4 मोल बने, यहाँ रिएक्टेंट 3 रह गया, यहाँ रिएक्टेंट सारे 0 हो गए। इसका मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी रिएक्टेंट की, उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी उतना ही ज़्यादा बनेगा। इसको लेमन लैंग्वेज समझते हैं। हमने क्या किया, एक पानी लिया, पानी के अंदर हमने 2 स्पून फुल 2 स्पून शुगर डाली, इसमें 1-2 स्पून टी स्पून शुगर डाली। इसमें अगर मान लो स्वीटनेस देखता हूँ तो वो कम है, इसकी स्वीटनेस ज़्यादा है, तो प्रोडक्टिविटी इसमें ज़्यादा क्यों हुई, क्योंकि आपने ज़्यादा रिएक्टेंट मिला है। जितना शुगर डाला उतना ही तो मीठा होगा। इट मीन्स जितना रिएक्टेंट डालोगे उतना ही तो वो प्रोडक्ट बनेगा। मान लो गुलाब जामुन बना रहे हैं, जितना मावा डाला उस अकॉर्डिंग उसका इफेक्ट पड़ेगा। उसमें मान लो फुलाना है, किसी ने 1 चिमटी डाला तो उतना फूला, 2 चिमटी डाला तो ज़्यादा फूला। ओके, सोडे का डालते हैं ना चिमटी, तो जितनी ज़्यादा सोडा डालेंगे उसी अकॉर्डिंग उतनी उसकी जो स्पॉन्जी जो नेचर है वो बढ़ती जाएगी। कहने का मतलब समझिए, रेट ऑफ द रिएक्शंस, जब जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के बढ़ाओगे तो रिएक्शन बढ़ जाएगी। अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कम किया तो रेट ऑफ द रिएक्शन भी कम हो जाएगी। बस यही चीज़ समझानी है, ठीक है ना। उसका कारण जितना ज़्यादा आपने डाला उस अकॉर्डिंग उसमें अवेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट हुए, तब प्रोडक्ट बना। अब रिएक्टेंट ही नहीं तो प्रोडक्ट बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगला, जैसे कंसंट्रेशन की बात करें हम, कि कभी कभार क्या होता है जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होती है। कैसे, हमने यहाँ पे एक स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे 30 समोसे रखे हैं, 4 जनों को खाने हैं, बोले कि इक्वली इक्वली खा लीजिए। तो आप देखा कि जब 30 होंगे ना तो आप देना फटाफट मूवमेंट पे अंदर जाते जाएंगे, ठीक है ना। लास्ट जैसे मान लो 30 से फटाफट क्या हुआ, फटाफट लोगों ने क्या किया, 5-5 खाए। इट मीन्स 5 चौक 20, 10 बज गए। फटाफट एक एक को जल्दी से एक हो गया, फिर एक एक हो गया, अब 2 बज गए। मान लिया 2 बज गए, ठीक है ना, समझ में आया। 7 चौक 28 हो गया, 7-7 सबने खा लिए, 2 बज गए। अब क्या होगा, रिएक्टेंट कम रह गए। अब दूसरा बोलेगा नहीं मेरा तो पेट भर गया भैया तुम खा लो, दूसरा बोले अरे नहीं नहीं मैंने हो गया तुम खा लो। इट मीन्स रिएक्टेंट कम होने के बाद में आप देखिएगा, आप उनका नेचर देखिएगा रिएक्शन का, अपने आप स्लो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जब जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा उतने ज़्यादा प्रोडक्टिविटी रहेगी। रिएक्टेंट कम पड़ता है यार और प्रोडक्टिविटी भी कम पड़ती गई। यही चीज़ वहाँ लिखी गई थी, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा कि कंसंट्रेशन रेट ऑफ द रिएक्शन क्या रहेगी। जब रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं उस केस में रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा, जब रिएक्टेंट कम हो गए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम हो गई। ओके, ये सिंपल सा एग्जांपल है, केमिकल तो नहीं है। अगला, अब मैंने कहा कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर, एक और बात समझाता हूँ मैं। एक ये कैंडल जल रही है, एक मैंने ग्लास लिया, जल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली। क्यों, अभी इसके सराउंडिंग में इसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन काफ़ी अवेलेबल है। अवेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहा है बर्निंग, अभी खूब अवेलेबल तो आराम से जल रही है। मैंने अब क्या किया, इसके ऊपर ये इस तरह ढक दिया। जैसे ही ढका अब उसका जो एनवायरनमेंट होगा वो कम हो गया, इसका मतलब अवेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन कम हो गई। धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि कम हो गई तो वो रिएक्शन कम हो गई और बिल्कुल भी बंद हो गई। इट मीन्स यहाँ हो क्या रहा है, अंदर की जो ऑक्सीजन थी वो सारी बर्निंग में यूज हो गई और ये अब इसमें CO2 में कन्वर्ट हो गई बर्न होकर। अंदर अवेबिलिटी ऑफ द रिएक्टेंट बचा ही नहीं है। मान लो मुझे अंदर कार्बन था, कार्बन अंदर ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बना रहा था, पर ये तो अभी भी है, पर ये नहीं है, ये नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। रिएक्टेंट की कमी हो गई, इसके बाद में रिएक्शन बंद हो गई, कम हो गई रिएक्शन, अब ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म तो रिएक्शन बिल्कुल बंद। ओके, ये बात समझानी थी। अब इसकी डिफरेंशियल रेट लो, अभी हम रेट ऑफ द रिएक्शन पढ़ रहे हैं, अब रेट लो इस पर लगेगा। कैसे लगेगा, एक रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन के लिए रेट कैसे होगा, मैंने अभी बताया था रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग रेट होती है। हर चीज़ में हम रिएक्टेंट की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात बहुत कम होती है। अगर हम ये है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, ऊपर लिखा है आपने एक्स ने तो यहाँ स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में XY नहीं लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, पर यहाँ AB का यूज़ नहीं किया है। इसका मतलब एक्सपोनेंट X एंड Y जो लिखा है वो या तो इक्वल हो सकता है स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के, या नहीं भी हो सकता है।
यही से दो चीज़ पढ़नी है हमको, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी। एक एक्सपेरिमेंटल है, एक सिंपल एलिमेंट्री रिएक्शन है। क्या है लिखा है यहाँ, ए और बी क्यों नहीं लिखा है? क्यों? क्योंकि एक्स और वाई एक्सपोनेंट लिखने से ये फ़ायदा हुआ, अगर ए और बी लिख देता तो इसका मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट में जो है वो एज इट इज लिखना था, पर यहाँ ने ऐसा नहीं लिखा है, एक्स वाई लिखा है। इसका मतलब एक्स वाई हो भी सकता है इक्वल, जैसे एक्स के ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वाई बी के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इसको मैं डिटेल में भी समझाऊंगा ऑर्डर और मोलिकुलरिटी क्या है। सिंपल, आपने रेट लिख दिया, ठीक है ना, रेट लिखा, तो ये कह रहा है ये जो रेट लिखा है आपने, इसको अगर मैं जो प्रोपोर्शनेट को इक्वल करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है ना, रेट कांस्टेंट आएगा। कब? जब हम प्रोपोर्शनेट का निशान हटाकर इक्वल लिखेंगे तब। तो रेट इजिकल टू क्या होगा? रेट इजिकल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, ये वाली चीज़ यहाँ आ गई। अभी क्या रेट, अब तक में क्या पढ़ा जाता है, ये रेट को इस तरीके से लिखते हैं कि माइनस रिएक्टेंट के आगे डी आर बाई डी टी, मतलब इंस्टेंटेनियस। ओके, अब ये अभी रिएक्टेंट की बात की गई, अगर मैं प्रोडक्ट की बात लिखता, ये लिखता, तो यहाँ पर क्या आ जाता? पी आ जाता बस। ठीक है ना, तो ये रेट लो है। ये रेट लो क्या कहता है कि ये अभी तक हम पढ़ते आए हैं रेट ऑफ द रिएक्शन, ये किसके बराबर होगा? ये इसके बराबर होगा, ये रेट लो है। ओके, अगर इसी जगह मैं पी लिखूंगा तो प्रोडक्ट के बारे में बात होगी, बट स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कभी भी ऊपर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इनका एप्लीकेशंस भी है, देखिए आप। पहला देखिए, अगर मैं CH3 क्लोरोफॉर्म कि मैंने Cl2 से रिएक्ट करवाया, ये प्रोडक्ट बना, इसकी जगह मैं रेट लिखूंगा। रेट क्या लिखूंगा? रेट डिपेंड करती है हमेशा रिएक्टेंट पे, तो मैंने रिएक्टेंट इसकी पावर एक्स, Cl2 पावर वाई। ठीक है, अब आपने एक्सपेरिमेंट किया कि कितनी कितनी पावर रिक्वायर्ड है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना रिक्वायर्ड है वास्तव में। तब एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसकी तो 1 चाहिए, इसकी हाफ ही चाहिए, है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट Cl2 का 1 लिखा है, पर मैंने 1 नहीं लिखा है, यहाँ 1/2 लिखा है। इट मीन्स एक्सपेरिमेंटल हमें पता पड़ा कि यहाँ हाफ ही रिक्वायर्ड है। ओके, ये इस अकॉर्डिंग हम अभी ऑर्डर लिखेंगे। पहले आप केवल रेट लो के बारे में बात करते हैं। ये एक इक्वेशन है, इस अकॉर्डिंग NO का x O2 का y, जब रिएक्शन करके देखी तो 2 और 1 आया, एक्सपेरिमेंटल भी वही आया और स्टोइकोमेट्री भी वही लिखा है, तो कोई बात ही नहीं अपने को। ये ट्राई मोलिकुलर है रिएक्शंस। ओके, ऑर्डर भी 3 है और मोलिकुलरिटी भी 3। नीचे वाली रिएक्शन देखिए, एसीटेट, इसमें क्या हो रहा है? ये जब आपने क्या है, एसिटिक एसिड और ये बनाया, तो रेट लिखी है हमने क्या है, इसके ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। जब हमने पता किया है कि इसमें तो ये H2O तो केवल एज ए मीडियम की तरह बिहेव कर रहा है, इसकी तो चेंज ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, इसका मतलब नेग्लिजिबल चेंज, तो इसको आपने 0 रख दिया। तब क्या हुआ? दिखने में आपको दिख रहा है 2, पर रियल में एक्सपेरिमेंटल कितना आया? 1। इसको सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, ये थोड़ा डिटेल में और बताएंगे। अभी आपको क्या समझा रहे हैं हम कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को डायरेक्ट नहीं लिखना है, एक्सपेरिमेंटल लिखना है। कहीं कभी हाफ आएगी, कभी एज इट इज आ सकती है और कभी 0 आ सकती है। ठीक है ना, इस अकॉर्डिंग हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। तो ऑर्डर क्या हुआ कि ऑर्डर का मतलब हुआ कि आपके ऊपर जो लिखा है इसका सम कर देना है, एक्स और वाई को सम कर देना है, ये ऑर्डर हो जाएगा। और ये कहाँ से लिखेंगे? ये एक्सपेरिमेंटल लिखेंगे। सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लो, रेट लो के अंदर जो भी लिखा है उसको प्लस करना है, बट वो होना क्या चाहिए? एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। वो एक्सपेरिमेंटल पता चलता है वो कितना है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल कभी वो फुल भी आ सकता है, कभी फ्रैक्शनल भी आ सकता है। ठीक है ना, जैसे मैं अब बताता हूँ कैसे। 0 ऑर्डर, जैसे ये किसी में 0 भी आ सकता है, कभी किसी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही ना करे तब 0 आएगा, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि A की पावर 0, B की पावर 0। अगला, अब इस अकॉर्डिंग अलग अलग आ सकता है, तो फिर ऑर्डर्स भी अलग अलग होंगे। तो अगर इन दोनों का इक्वल x प्लस वाई अगर 0 आए, x प्लस वाई, इसी को ऑर्डर बोला था। अगर ये 0 आए तो ये 0 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना, अगर ये 1 आए तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
और अगर ये 2 आए तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, और एज इट इज एज अकॉर्डिंग 3 आए तो थर्ड ऑर्डर, 4 आए तो एंड सो ऑन, जितना भी हो। इसका मतलब एक्स और वाई की सम कितना आए उस अकॉर्डिंग उसकी ऑर्डर डिसाइड होगी। कंफर्म। अब मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ। एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा है कि H2 प्लस Cl2 2HCl। अब ये क्या होगा, रेट कैसे डिसाइड हुई कि H2 के आगे किया तो एक्सपेरिमेंटल तो लगा कि ये तो जीरो है, मतलब इसकी तो रिएक्शन जो कंसंट्रेशन ऑफ H2 और कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये जीरो, और किसी की भी पावर जीरो होगी तो इसका मतलब 1 होता है वो। तो ये के तो आना ही है क्योंकि ये तो रेट कांस्टेंट है, इंटू वन तो आंसर कितना है के। इसीलिए रेट किसके इक्वलेंट है, के इक्वलेंट। ये कब है, जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट होती है वो रेट कांस्टेंट के इक्वल होती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये पावर ही जीरो है, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये कंप्लीट हुआ। अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करें यहाँ की। अगर हमने ये रेट निकाली और रेट निकालने के बाद में देखा कि यहाँ पे 1 पे किसी पे एक रिएक्टेंट के 1 पर, जैसे 1 है और ये 0 है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये 0 है और ये 1 है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कोई एक रिएक्टेंट की पावर 1 हो तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल इस वाले रिएक्शन में देखिए, इसमें वैसे ही 1 लिखा है तो ये 1 हो गई, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। प्रोडक्ट की बात ही नहीं करनी है अपने को, रेट लॉ में रिएक्टेंट की बात ही करनी है। थर्ड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में देखिए आप क्या करना है, ठीक है ना। ये है एक रिएक्शन, इसमें क्या करना है कि हमने एक रिएक्शन लिखी, रिएक्शन लिखने के बाद में जब उसका लिखा, ठीक है ना, और उसका रिएक्शन में अगर ए के पावर 2 आ गई, जैसे एक ही रिएक्टेंट है और उसकी पावर 2 आ गई, तब भी वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर दो रिएक्टेंट है तो एक की पावर 1 दूसरे की 1, तो x प्लस वाई कितना हुआ, 1 प्लस 1 2 हो गया, तो भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर एक ही रिएक्टेंट बी है और उसमें ही 2 लिखा है तो भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब या तो ए रिएक्टेंट हो तो 2 तो भी सेकेंड, बी हो तो भी, और या 1 और 2 दोनों, ए बी दोनों हो और 1 1 हो तो तीनों ही केस में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। एग्जाम्पल देखिए अपन, इसमें एग्जाम्पल में क्या लिखा है यहाँ देखिए। अगर मैं 2HI इसकी रिएक्शन करके बताऊँ तो क्या होगा, 2HI इस तरीके से ब्रेक हुआ। अब HI के आगे स्टोकियोमेट्री एक्सपेरिमेंटल भी देखा कि ये 2 ही आ रहा है, तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ देखिए 3 स्टोकियो पर एक्सपेरिमेंटल देखा कि ये 2 आ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपेरिमेंटल कितना रिक्वायर्ड है कंसंट्रेशन पे, या डिपेंड कितना है चेंज इन द कंसंट्रेशन कितना है, यूज कितना हो रहा है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? इस अकॉर्डिंग ऐसा नहीं कि 3 लिख दिया तो वो थर्ड ऑर्डर हो गया, ऐसा नहीं। एक्सपेरिमेंटल क्या आया, 2 आया तो वो सेकेंड ऑर्डर, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है तो भी सेकेंड ऑर्डर। इंपॉर्टेंट बात है कि रेट लो पर आपको वहाँ पे देखना है कि ये यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या लग रहा है। ओके, यहाँ तक आपने ये एग्जाम्पल्स देखे, ठीक है ना। फ्रैक्शन भी होता है, कैसे देखिए आप, क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन कराते हैं Cl2 से CCl4 ये बना, पर इसमें इंपॉर्टेंट देखिए, इसका तो है 1 और इसका है हाफ, ठीक है ना। देखो मैं हल्का सा बताता हूँ, ये है हाफ, इट मीन्स इसकी कितनी होगी 1 प्लस हाफ, इसका मतलब 3/2, ये होगी इसकी क्या ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो फ्रैक्शनल हो गई। तो ऑर्डर हमेशा फ्रैक्शनल हो सकता है, वो फुल नंबर्स भी हो सकता है, होल नंबर एंड ये फ्रैक्शनल, दोनों तरीके से हो सकता है, ठीक है ना। मोलिकुलरिटी में ऐसा नहीं है, ये भी आपको आगे बताएंगे। ऑर्डर देखिए, ये मैंने एक और कुछ और चीज़ लिखी है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखिए आप, अगर ये इसकी 0 होगी तो वो 0, 1 होगी तो 1 और 2 हो तो 2, ये मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंट देखिए, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर के है, ठीक है ना। अभी हम यूनिट किसकी निकालेंगे, के की यूनिट्स। पर आप देखिएगा 0 में अलग होगी, फर्स्ट में होगी, सेकंड में अलग होगी, जबकि है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट है, एक ही होनी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए आप, ये एक रिएक्शन है, इसके लिए रेट लो लिखेंगे तो ये रेट लो हो गया, सिंपल। रेट इज इक्वल टू रेट लो। रेट लो जब लिखी तो के क्या होगा, इसको करने के लिए आपने रेट बाई डिवाइड बाई हो गया रिएक्टेंट। रिएक्टेंट रेट का फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन बाय टाइम, सिंपल। के
अब इसके बाद में ए और ये कंसंट्रेशन तो इनकी भी है, पर एक्स और वाई दे रखा है, तो वहाँ पे कभी भी देखना ए और बी होता है तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो यहाँ एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे आप हर जगह, ठीक है ना। एक्स और वाई की जगह कभी 0 लिखेंगे, कभी 1 लिखेंगे, कभी 2 लिखेंगे, बस इतना सा फर्क है। कैसे, अभी बताते हैं आपको। इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है ना मैम। इस फॉर्मूले में यहाँ पर आप अपने को रखा है, आपने 0 रखा। अब 0 रखा है तो किसी की भी कंसंट 0 होते ये 1 हो गया। इस केस में क्या होगा, कंसंट्रेशन बाय टाइम रह गया, तो 0 ऑर्डर में तो कंसंट्रेशन बाय टाइम हो गया। और इसे कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर, सिंपल, और टाइम है तो सेकंड, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये हो गई 0 ऑर्डर रिएक्शन की, होगा ना। ऐसा मतलब कंसंट्रेशन मैंने कहा था एक्स वाई की जगह 0 लिखेंगे। अब इसी जगह आप क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ये देखो 1 लिखा है यहाँ पे, 1 लिखा तो ये हो गया, और इसके बाद कैंसल आउट हुआ तो डिवाइड बाई 1 बाई टाइम रह गया, तो सेकंड इनवर्स हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। सेकंड ऑर्डर में क्या हुआ, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो 1 कंसंट्रेशन तो कैंसिल आउट हो गई, लेकिन एक कंसंट्रेशन रह गई, जैसे ये रह गई और ये रह गई। अब कंसंट्रेशन के लिए क्या करेंगे आप, ठीक है, कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये रह गया ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसके लिए आपने मोल पर लीटर लिखा, इसके लिए आपने सेकंड लिखा, ठीक है ना। तो ऊपर क्या जाएगा, लीटर जाएगा और सेकंड भी जाएगा, नहीं ऊपर लीटर चला जाएगा, नीचे सेकंड है, तो लीटर और मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। इट मीन्स आपने के की जब यूनिट निकाली तीनों की अलग अलग निकली, इसका मतलब फॉर्मूला अगर आपने वो देखा है ये वाला, और ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको आप बनाना सीख जाइए रेट लॉ के अकॉर्डिंग। किसी तरीके के आपको मतलब यूँ रोटर जितने भी होते हैं सब भूल भाल जाता है, समझ जाइए तो उस केस में इजीली आप उसको फाइंड आउट करेंगे। रेट लो निकालो, उसके बाद एक्स वाई कीजिए, डिवाइड बाई कीजिए, यहाँ पर एक्स वाई की जगह कभी 0 लिखिए, कभी 1 लिखिए, कभी 2 लिखिए, उस अकॉर्डिंग निकाल लीजिए। सिंपल है ना। ऑर्डर प्रॉब्लम देखिए आप, इसमें आपको दो दे दी है इक्वेशन, फ्रॉम द रेट एक्सप्रेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन डिटरमाइन द ऑर्डर निकालने हैं, डायमेंशन निकालने हैं रेट कांस्टेंट के। सिंपल, हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं, हम ऑर्डर निकालते हैं कि रेट लो के वहाँ क्या लिखा है, ये सिंपल है, एज इट इज़ को आपको रेट लो में लिख देना है। तो यहाँ देखो ऑर्डर क्या आया इसका, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा है, तो इसका कितना होगा, 1 होगा, लिख दिया। सिंपल। अब दूसरी बात, जब रेट हो गई तो अब इसकी दूसरी चीज़ निकाल रहे हैं, रेट इजिकल टू क्या हुआ, के, और ये हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट के बारे में लिखेंगे, और इसकी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, एक्स एक्सपोनेंट क्या लिखा है, तो हम डायरेक्ट ही यहाँ से उतार रहे हैं। तो रेट क्या हुआ, ये के की वैल्यू निकालनी है, तो के इजिकल टू क्या हो, रेट बाई डिवाइड बाई हो गया, ठीक है ना। अब उस केस में आप के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यूनिट ऑफ के, रेट की तो होगा, हाँ ये देखिए रेट की तो ये लिख दिया, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। इसकी देखिए कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, एक कंसंट्रेशन, सिंपल कंसंट्रेशन लिखें क्योंकि रेट नहीं है, ये तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन डिवाइड बाई 3/2, तो 1 माइनस 3/2, ये लो 1 माइनस 3/2। उस केस में कितना हुआ, जितना हुआ उस अकॉर्डिंग ये निकाला। कितना सिंपल है, ओके। सिंपल, ये पहली चीज़ के लिए निकाला, सेकंड चीज़ के लिए निकालते हैं। इसके लिए यहाँ पे 1 लिखा है, तो यहाँ पे ऑर्डर कितना आया, 1। जब ऑर्डर 1 आया है, और इसके हिसाब से कैसे निकालेंगे, तो वापस इसी तरीके से रखेंगे, और जब रखेंगे तो आपको यहाँ क्या आंसर आएगा। वैसे भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अभी बताया था मैंने, 1 बाई टाइम आता है, तो सेकंड -1 होता है, ये इसकी यूनिट आएगी के की, अभी इससे पहले निकाला था। आप इस तरीके से भी निकालोगे तब भी आपको यही आएगा, टाइम इनवर्स, और फिर टाइम को सेकंड में लिखता है, सेकंड इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी के की, ठीक है। और निकालना ऐसे ही है, ठीक है ना। जैसे इसको यहाँ रख दिया, फिर इसके बाद में 1 नीचे, इसकी जगह 1 हो गया है ना, यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा, C2H5Cl, फिर 1 हो जाएगा, उसके बाद आप करेंगे तो वही ऐसे आंसर आएगा। ये आपको ऐसे प्रॉब्लम्स को आपको फाइंड आउट करनी है। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इसमें आपको एज इट इज़ पहले से आपको वो रिएक्शन दे रखी है और रेट लिख रखा है, ये रेट हो गया, ये रेट हो गया, और के की वैल्यू दे रखी है। इनिशियल रेट कितनी दे रखी है, ये दे रखी है, ये 0.1,
और ये दे रखी है बी की दे रखी है इतनी, इनिशियल दे रखी है। इसके बाद क्या पूछा कि कैलकुलेट द रेट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू, मतलब रिड्यूस टू मतलब बच जाएगा इतना, ऐसा नहीं बोला कि इतना रिड्यूस हो जाएगा, इतने तक रिड्यूस हो जाएगा। इट मीन्स थोड़ा सा उसको घुमा के दिया है क्वेश्चन को। तो आपको अगर क्वेश्चन पढ़ लिया है तो एक बार आप इसको देख लीजिए क्या होता है। आपने पहले कंसंट्रेशन लिखी, लिख दी ये वाली, इसकी लिख दी और इसकी लिख दी। ओके, वो कह रहा है कि टाइम टी के बाद में कितना होगा, कि जितना इसका बनेगा उतना ही तो इसका लॉस होगा। तो जब ये आपने 11th में पढ़ा है कि इसका एक्स बना तो इसका एक्स माइनस हुआ, क्योंकि इस तो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो ये सिंपल। इधर स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इसका मतलब यहाँ 2x माइनस होगा। ये 11th में एज इट इज़ है, ये आपको अब तक याद हो ही आया होगा। दूसरी बात, अब आपने क्या किया, ये चीज़ लिखना सीख गए कि टी टाइम के बाद में कितनी कंसंट्रेशन रह जाएगी। इसके बाद इनिशियल इतनी थी और लेटर ये है, ये निकालना सीख लिए। अब वो कह रहा है कि रेट कैसे लिखेंगे, कि रेट इस अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट होते उस अकॉर्डिंग लिखना है, ये लिख दिया। ठीक है ना। अभी कहीं कुछ नहीं दे रखा है, वैसे भी दे रखा है, देखो ये दे रखा है ना। इसका मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल करके ही दे रखा है कि ए की पावर 1 है और बी की पावर 2 है। ठीक है। अब इनिशियल रेट, इनिशियल रेट क्या है, के की वैल्यू दे रखी है आपको, ये देखो के की वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है ना। ए की वैल्यू इनिशियल ये लिख दी है, बी की वैल्यू इनिशियल ए लिख दिया, और स्क्वायर तो आपके फॉर्मूले में वैसे भी आया है। ये सब करने के बाद में क्या हुआ, ये चेंज का पता चला आपको कि कितना चेंज आया। ठीक है ना। तो ये आपको इनिशियल पता चल गई, ये इनिशियल। लेटर मतलब बाद में कितना होगा, तो लेटर तो पहले आपको निकालना होगा कि ये एक्स कितना है। एक्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले के तो ऐसे ही रहेगा, पर ये कहाँ से आया, इसको निकाला। कैसे निकाला देखिए आप, हमने कहा कि रिड्यूस हो गया इतने तक, सिंपल। तो ए रिड्यूस होगा इतना तक, मतलब ए बाद में बच गया इतना, मतलब ये जो चीज़ है वो इतनी बच जाएगी। ठीक है ना, ये ए बच जाएगा। तो इस हिसाब से जब निकाला है कि 0.12x इजिकल टू ये रहेगा, सिंपल। ये रिएक्शन होने के बाद में कितना बच गया कि 0.6 बच गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है। तो आंसर कितना आया, x इजिकल टू, यहाँ से जो x निकला है उस x को यहाँ रखा गया, जैसे देखिए 0.2 माइनस एक्स, तब ये आंसर आया, ये आया है b। कुछ समझ में आया आपको, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। रियल में आपको ये नहीं देखना है कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन में लिखा है कि रिड्यूस टू, इट मीन्स इसके इक्वलेंट है ये 0.6। इस चीज़ को मैंने यहाँ से इस तरीके से 0.1 माइनस 2x इजिकल टू 0.6, इस अकॉर्डिंग x निकाला। इस x को रखा मैंने यहाँ पे 0.2 माइनस 0.02, ये लिखा है। उस अकॉर्डिंग आंसर आया ये, मतलब बी की कंसंट्रेशन इतनी आई। ये किस में बात कर रहा हूँ, लेटर की बात कर रहा हूँ, बाद की बात। और इसके बाद में जब बाद वाली जो कंसंट्रेशन आई है उस कंसंट्रेशन को यहाँ लिखा दे। ए की कंसंट्रेशन तो इतनी बची गई थी, ये तो लिखा हुआ ही है, पर बी की आपने फाइंड आउट की तो इसको यहाँ से लिखा है, तब आपने बी की कंसंट्रेशन निकाली है। इस तरीके से निकालता है, ये पूरा एक क्वेश्चन है। ओके, ये आपको लगभग समझ में आ गया। एक बार फिर से हो सकता है वीडियो आप फिर से देख लीजिए, बाकी अच्छे क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करके देखना है। ठीक है। और इसके बाद आइए आप मॉलिकुलरिटी। मॉलिकुलरिटी में क्या करना है कि अब तक ऑर्डर में आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल किया, पर इसमें ऐसा नहीं है। इसमें तो डायरेक्ट करना है, जितना आपको ऐड कर दिया उतना मॉलिकुलरिटी। ठीक है ना। इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज, कितने एटम है, कितने आयन है, कितने मॉलिक्यूल है, सबको ऐड कर दीजिए। पर एक और इम्पोर्टेंट बात, इसमें ये जो ऐड करोगे ना उसके लिए एक ही शर्त है बस, ये वाली, एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आएगा। जैसे अभी मैं बताऊंगा, उसमें एक में 10 है, रिएक्शन में 10 मॉलिक्यूल है, तो वो 10 मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिकुलरिटी उसकी 10 नहीं हो गई। क्यों, एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने हैं उसमें 10 नहीं है, जितने हैं उतने काउंट कर लीजिए, बस इतना सा। कोई एक्सपेरिमेंटल नहीं है, केवल एलिमेंट्री रिएक्शन है।
ठीक है ना। अब विच मस्ट कोलाइड साइमल्टेनियसली इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। एक्चुअल में होता क्या है कि जब रिएक्शन करवाते हैं आप सब कुछ डाल दीजिए, ऐसा नहीं कि सब लोग एक साथ कोलाइड कर जाएंगे, सब एक साथ रिएक्शन कर जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना। तीन से ज़्यादा तो रिएक्शन, जैसे एक्स वाई जेड तीन अलग अलग एंगल से भी आए ना, तीन अच्छे से रिएक्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोलिजन जो होता है वो इफेक्टिव होता ही नहीं है, तो रिएक्शन होगी ही नहीं। जब रिएक्शन होगी ही नहीं तो वो उसकी मोलिकुलरिटी तीन से ज़्यादा होती ही नहीं है। ये बात आपको बुक में भी है पूरा। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप इस रिएक्शन में देखिए, इसमें तो यहाँ वन लिखा है तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट्री में भी वन ही होगा, वन से कम तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे देखिए टू लिखा है, एलिमेंट्री मतलब एक सिंगल स्टेप वाली, ठीक है ना, एलिमेंट्री मतलब सिंगल स्टेप ही होता है। यहाँ टू लिखा है, इसका मतलब मोलिकुलरिटी टू, बाई मोलिकुलर। यहाँ देखिए आप टू और वन थ्री लिखा है तो ये ट्राई मोलिकुलर या टर्मोलिकुलर, दोनों वर्ड। इट मीन्स एलिमेंट्री रिएक्शन में कितने मोलिक्यूल्स हैं, एक है तो एक यूनिमोलिकुलर, दो है तो बाई मोलिकुलर, तीन है तो ट्राई मोलिकुलर, बस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला। अब ये क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको अगर लगेगा तो आप बोलोगे ये तो 10 है मोलिक्यूल्स, कैसे, यहाँ 1 6 3 टोटल 10 हो गए, तो ओवरऑल रिएक्शन में 10 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लोवेस्ट स्टेट इन द रिएक्शन, जब मल्टीपल होती है ना, जैसे एक रिएक्शन हो रही है उसमें एक साथ नहीं होंगे, तीन से ज़्यादा तो मॉलिक्यूल हो ही नहीं सकते। एक रिएक्शन हुई, दूसरी रिएक्शन हुई, तीसरी रिएक्शन हुई, फिर प्रोडक्ट बना, वो इसमें काम आया, इसका प्रोडक्ट इसमें काम आया, इसका इसका मतलब मल्टीपल स्टेट। तो वो कह रहा है कि रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सी है, कि जो सबसे स्लोएस्ट है ना उसमें से देखना है आपको कितने मॉलिक्यूल काम में आ रहा है, तो स्लोएस्ट स्टेप में से गिनना है। अब वो कैसे पता चलेगा, अब आप बोलो स्लोएस्ट का क्यों नाम लिया। एक एग्जांपल देखिए, यहाँ देखिए परिवार के चारों लोग दौड़ रहे हैं, पर ये बहुत तेज दौड़ रहा है, ये आगे जाके बहुत आगे निकल गया, फिर भी इसको फील होगा कि मम्मी पापा पीछे रह गए। मम्मी पापा को फील होगा कि देखो दादाजी पीछे रह गए, मतलब इनके ससुर फादर, इनके दादा। तो ये जो दादाजी है जो सबसे पीछे रह गए हैं, इनके वेट करने के लिए सब लोग रुके, मतलब रिएक्शन तब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगी जब तक दादाजी साथ नहीं। दादाजी एकदम स्लोएस्ट हैं, तो इस स्लोएस्ट जो भी स्टेप है इस पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन कितनी होगी, कितनी रिएक्शन कंप्लीट होगी, कितने प्रोडक्ट बनेंगे, डिपेंड करता है रिएक्शन कितनी हुई। रिएक्शन डिपेंड करती है कि सबसे स्लो वाला कंप्लीट हो जाएगा तब कंप्लीट ही हो जाएगी। तो स्लोएस्ट पार्ट के अकॉर्डिंग आपको ये रेट डिटर्मिनेशन, वही रेट को डिटरमाइन कौन कर रहा है, स्लोवेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग आपको मोलिकुलरिटी देखनी है। फॉर एग्जांपल हमने कहा 2NO प्लस O2, ये देखिए थोड़ी सा अच्छा एग्जांपल है। 2NO और O2, इस रिएक्शन में 2NO2 बन गया। इसमें क्या हुआ, सबसे फर्स्ट स्टेप देखिए, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। NO फर्स्ट में O2 से रिएक्ट करता है, NO3 बना है, ये फास्ट है। और इसी में ये NO3 जो बना है ये फिर NO2 से रिएक्ट करके NO2 बनाता है, ये स्लोएस्ट है। तो स्लोएस्ट के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये, तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये लिखा रेट, तो क्या लिखा के NO3, और ये NO3 और NO लिख दिया, पर इस रिएक्शन में NO3 है ही नहीं, तो क्या होगा। अब NO3 की जगह हम क्या करेंगे, फास्ट वाले में से अगर इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि के डेस फिर NO3, ये क्या लिख रहे हैं हम, इसका जो आप लिखते हैं ना, के निकालना सिखाया था 11th में, उस अकॉर्डिंग के निकालेंगे तो कैसा होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये लो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये के डेस निकाला। तो NO3 को हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये आपकी फाइनल में नहीं है, वहाँ पे नहीं है, तो अब क्या करेंगे, आपको आपको यहाँ चाहिए ना कि मेन चीज़, वहाँ नहीं है तो अब इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए आपने NO3 की जगह क्या लिखेंगे, इसके लिए आपने डिसाइड किया, इस NO3 की जगह आपने ये चीज़ ला के रख दी, ये चीज़ को यहाँ लिखा, तब आपने कहा के डैश NO, ये चीज़ एज इट इज़ यहाँ लिखी और इसके बाद में NO, और जब इसको कैलकुलेट किया तो ये के और के डैश की जगह के डबल डैश आ गया। ये तो कोई बात ही नहीं, रेट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इतना कोई रोल ही नहीं है। NO दो आ गए तो NO2, NO का हो गया 2 और ये हो गया। अब इनको तीनों को काउंट किया तो आया आंसर 3, इसीलिए इसकी मोलिकुलरिटी 3 है। अब आप बोलो स्लोएस्ट स्टेप में नहीं है तो फिर इस तरीके से लानी पड़ेगी। अब स्लोएस्ट स्टेप को काउंट करके तो आप बोलोगे कि फिर 2 है, लेकिन NO3 यहाँ है ही नहीं,
तो आपको इस तरीके से रिप्लेस करना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 होगी, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन। मोलिकुलरिटी यहाँ क्या होगी, यहाँ तो बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया, इसके बाद में ये स्लो स्पीड है, ये फास्ट स्पीड है। एक बार H2O I2 से रिएक्ट करके इस तरीके से बनाया, और जो प्रोडक्ट बना है इन्होंने फिर से बना के ये बनाया है। अब यहाँ तो वैसे भी स्लो वाली में ये स्लो है, और इसमें H2O2 भी है, I भी है, दोनों है। इट मीन्स ये फाइनल होगा, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। अब आप बोलोगे 2 और एक 3, ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो लिखा है वो है, ठीक है ना। उस अकॉर्डिंग मोलिकुलरिटी आपने देखी। अगला हम पूछेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए, सिंपल, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तक मैं बोल रहा हूँ कि ये एक्सपेरिमेंट से होता है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की बात नहीं है, एलिमेंट्री रिएक्शन की बात है, ठीक है। इसमें पावर को सम अप करते हैं। रेड लॉग के ऊपर जो पावर है x+y, हमने यहाँ क्या बताया था, x+y, ठीक है ना। इसको सम कर दिया। ये इन्होंने क्या किया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन के ऊपर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उनको सम अप किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको एक्सपोनेंट्स को सम किया। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को सम किया। ये कभी 0 आया, कभी 1 आया, कभी 2 आया, 3 आया, कभी फ्रैक्शन, कभी नेगेटिव, ये कुछ भी हो सकता है, पर ये ऐसा नहीं है। ये 1 2 3 से ज़्यादा होता ही नहीं है। 1 2 या 3 से ज़्यादा कोलाइड होते ही नहीं है, तो ये रिएक्शन बताता ही नहीं। नाम कैसे रखेंगे, 0 है तो 0, फर्स्ट है तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से। इसमें यूनिमोलिकुलरिटी, बाईमोलिकुलरिटी, ट्राईमोलिकुलरिटी, कितना सिंपल है। दूसरा ये कह रहा है कि ऑर्डर इज एप्लीकेबल एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स, दोनों के लिए है। पर इसमें ऐसा नहीं कहा था, इसमें तो नाम से ही लिखा है कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही लागू होगा। ये मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। CBSE के बहुत सारे पेपर्स उठा लीजिए, सिंपल।